ओके तो हम लोग ने राष्ट्रपति का इनिशियल स्ट्रक्चर सारा देखा था, इनिशियल जो रिलेटेड उनसे अनुच्छेद थे वो सारी चीज़ें देख ली थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की शक्तियाँ बाकी थी और वो काफ़ी बड़ा पोर्शन था, इसलिए मैंने सेकंड वीडियो में डाला है। ठीक है, बार बार मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इसी को आधार मत बनाना। आई एम जस्ट मेकिंग इट फॉर द रिविजन, राइट। हमने इसको रिविजन के तौर पे बना रखा कि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, बट एक रिविजन के फॉर्मेट में रहेगा कि लास्ट मोमेंट में आपको ये सारी चीज़ें प्री के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, या अगर आप कोई ऐसे एग्ज़ाम के सिचुएशन में हो जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वगैरह हो गया, या कोई भी में प्री वगैरह क्वालिफाई करना है किसी का, या आपका जो नॉर्मल एसएससी के जो होते हैं एग्जाम्स जिसमें पोर्शन ज़्यादा होता है बट इतना डीप नहीं पूछा जाता है, ये हमने इसमें सारी चीज़ों को डीपली इंक्लूड किया है किसी भी प्री एग्जाम के लिए। बट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सब्जेक्टिव पेपर ना, यू हैव टू नो सो मेनी थिंग्स, यू हैव टू राइट सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या करो कि तुम लोग एक चला के छोड़ देना और अपना बाकी रेस्ट ऑफ काम करना, जिससे कि सारी जो बातें इसमें चलती रहे वो तुम्हें ध्यान में रहे। इज दैट कि हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपनी कार्यकारी शक्तियों के द्वारा। कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है, कार्यकारी शक्तियाँ यानी कि आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, किसके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। देखो, एक तो हम लोग अनुच्छेद 53(1) को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि भैया जो राष्ट्रपति, इस संविधान ने बताया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति पर ही निहित होगी, जिसे भी या तो वो जिसमें कि अभी वो अपने स्वयं से निर्णय ले सकते हैं या उसके अंदर जो लोग होते हैं उसके द्वारा वो उस कार्य को करवाएगा। क्लियर है। या हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो अपने अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा वो करवाता है। ये हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल आपका 53(1) में देख चुके हैं, राइट। सो आई विल से दैट फर्स्ट तो हम यही करेंगे कि अनुच्छेद या आर्टिकल 53 का 1, जिसमें क्या है कि संविधान ने बताया है कि सेज दैट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि संघ की कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव थिंग, संघ की कार्यपालिका देखो, अगर आपका स्पीड तेज है इसका मतलब आपके सारी चीज़ें आपके टिप्स पर है। ठीक है, सो व्हाट आई विल से दैट कि संविधान ने बताया कि संघ की जो कार्यपालिका होगी उसकी जो सारी शक्ति होगी वो कहाँ पर है, आपके राष्ट्रपति में ही निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अब ये किसे कराएगा, या तो स्वयं से कराएगा या तो आपके अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएगा। क्लियर है, तो स्वयं या अधिकारी। क्लियर है। दूसरे नंबर पर क्या था, अब अनुच्छेद आपका आ जाएगा 74 का 1। ठीक है, अब राष्ट्रपति को सलाह या मंत्रणा जो बोलो एडवाइस कौन देगा, मंत्रिपरिषद देगी, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति को एडवाइस, राष्ट्रपति को सलाह या एडवाइस कौन देगा, जो डिसीजंस होते हैं, जो कार्य होते हैं वो कौन देगा, मंत्रिपरिषद देगी, मंत्रिपरिषद देगी। और ये मंत्रिपरिषद का एक सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। देखो, अगर इसके लैंग्वेज हम बोलना चाहें तो क्या होगा, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगा। और इसका हेड कौन होगा, इस मंत्रिपरिषद का हेड क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगा। क्लियर है। तीसरे नंबर पर क्या कहेंगे हम लोग कि भारत की जो शासन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उसका नाम या उसका टैग किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति के। तो भारत सरकार का, आप लिखना, भारत सरकार के समस्त शासन कार्य, समस्त शासन संबंधी कार्य किसके होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, कार्य किसके नाम पे होते हैं, आपके राष्ट्रपति के नाम पर।
क्लियर है? सारे काम किसके नाम पर होते हैं? आपके राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ये बात है तो हमारे पास कितने आए हैं। देखो अभी तक आ गए आपके 53 वन और 74 वन आपके पास आ गया। फिर आप अब इसके राष्ट्रपति भारत के किसके किसकी नियुक्ति करता है, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें कार्यपालिका संबंधित जितने लोग हो गए उसकी नियुक्ति भी है, का भी हम ध्यान रखेंगे। तो आप देखना कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। हम लोग धीरे धीरे एक एक साथ देखते जाएंगे किसके किसके नियुक्ति वो कर रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, ओके। अब प्रधानमंत्री के सलाह पर जो राष्ट्रपति होगा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की तो सबसे पहले वो हेड की नियुक्ति करेगा। अब हेड की सलाह पर, अब इनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर है? ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा और ये याद रखना है कि जो मंत्रीगण होंगे, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, वो प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ये मंत्रीगण बोल दो या जो भी पूरे के पूरे आपके हैं मिनिस्टर्स जो होंगे, सीधा सीधा लिख दो, मिनिस्टर्स जो होंगे वे सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहेंगे। क्लियर है? ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं कि अगर हम ये पॉइंट हो गए, ये इतना तो आपका क्या है, अनुच्छेद वाइज तो हमने 2 ही लिखे हैं, लेकिन ये बाकी सब जो है ये उसके भीतर ही, मतलब आप इन्फर, जो हम लोग देखो मैथमेटिक्स वगैरह में करते हैं, इन्फर करते हैं, तो वही इन्फर करने की प्रतिक्रिया हम आपको बोल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट मैं कहूँगी कि जो राष्ट्रपति होता है अपने कार्यकारी की जितनी शक्तियाँ वो अंतर्गत आती है, प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो कि मंत्री द्वारा लाया गया हो, या ये भी हो सकता है कि मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। समझ रहे हो? मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके जो मंत्रियां हैं वो उन्होंने कुछ दिया हो, ठीक है, या आपके राष्ट्रपति ने कुछ दिया हो। क्लियर? सो व्हाट यू कैन राइट इज दैट कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री से वो रिपोर्ट लेते हैं। ये इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री से, जो कि हेड होता है, वो उनसे रिपोर्ट लेते हैं, या आप ये कह सकते हो कि प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकते हैं जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, ठीक है, जो कि किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो परंतु मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। समझ रहे हो? मंत्री ने लिया है लेकिन पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद है उसने इसका अनुमोदन नहीं किया है। तो इस चीज की जो रिपोर्ट है वो कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। किससे लेगा? प्रधानमंत्री से लेगा। तो ये पॉइंट भी, ये किसका ड्यूटी पावर में आता है? ये आपके राष्ट्रपति के ही पावर में आता है। तो मैं एक पॉइंट में लिख देती हूँ आपको कि राष्ट्रपति जो है कार्यकारिणी या कार्यकारी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री या पीएम लिख दो, पीएम से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकते हैं जो किसी मंत्री द्वारा, ठीक है, लिया गया हो। ओके, मंत्री द्वारा लिया गया, परंतु आपका जो मंत्रिपरिषद है,
मंत्री परिषद है, ठीक है, ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। अनुमोदन नहीं किया हो। क्लियर है इतना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम है जस्ट सेम ही आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग ने स्टेट स्टेट रिलेशनशिप पढ़ रहे थे या यूनियन स्टेट रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है या अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, और ये उसके बीच के संबंधों को, सहयोगों को, समन्वय एक कोऑपरेटिव फॉर्म में जो कि ये काउंसिल उसके डेवलप करेगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ने उस वक्त भी डिस्कस किया था। इवन जब मैंने रिजर्वेशन का पूरा सीरीज तैयार किया था आप लोगों के साथ यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए, और क्लास में तो आप लोगों को बताया ही था, उसमें भी मैंने ये बताया था कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति, एससी या एसटी टाइप के जो रीजन्स हैं, ठीक है, उसको बनाने का और ऐसे क्षेत्र घोषित करने का भी वो अपने पास ये शक्ति रहता है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था, और ये उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स में ही आएंगे प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को हम लोग लिखेंगे क्या, कि एक तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, का गठन कर सकता है, जिसमें केंद्र और राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य, ठीक है, मध्य क्या होगा, सहयोग एवं समन्वय स्थापित हो सके। क्लियर है? दूसरा मैं ये कहूँगी कि वो SC ST वाला पॉइंट है, तो राष्ट्रपति जो है अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रीजन तथा अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट भी कर सकता है, शेड्यूल ट्राइब भी कर सकता है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को क्या कर सकता है, क्षेत्रों की प्रशासकीय की शक्ति रखता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें किसी भी सजा उसको घोषित भी कर सकता है तथा एवं वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित भी कर सकता है। क्लियर है ना? इसमें किसी को भी तो कोई देख रहा है। अब वित्त की बात आ जाओ, वो ऑब्वियस ही बात है, जब हम लोग फाइनल रिलेशनशिप देख रहे थे या फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो वो क्या पढ़े थे कि राष्ट्रपति जो होगा वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है, और ये जो आपके केंद्र और राज्य के बीच में जो आपका फाइनेंस का डिवीजन होता है, उस पर भी वही रहता है, जो कि ये वित्त आयोग ही करता है। तो वित्त आयोग का गठन किसने किया, राष्ट्रपति ने ही किया। सो थर्ड पॉइंट आई विल राइट एज वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन ठीक है, फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, और जो कि आपके केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करेगा। क्लियर है ये? ठीक है,
ओके। अब देखो, अब ये सिर्फ यही आपके अनुसूचित क्षेत्र जातीय आयोग क्या या अंतर्राज्यीय आयोग की गठन ही करता है, वो बहुत सारे आयोग की गठन करता है। जैसे कि आपके पिछड़ा वर्ग ओबीसी को अदर बैकवर्ड क्लासेस की भी गठनाएं करता है। क्लियर है? तो सिर्फ ये अंतर्राज्यीय परिषद की ही वो नहीं करेगा, काउंसिल का गठन नहीं करेगा, वो बहुत सारे काउंसिल्स की गठन करता है। राष्ट्रपति जो है बहुत सारे परिषदों का गठन कर परिषदों या काउंसिल्स का गठन कर सकते हैं, गठन करते कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन कौन से? जैसे अनुसूचित जाति या SC ST, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, ओबीसी, ठीक है, इन सभी वर्गों का आयोगों का गठन वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब राष्ट्रपति विधायिका के जो प्रस्ताव आते हैं और जो संघ के जो प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जो जानकारी की मांग होती है, वो किससे करेगा बताओ? जो आपके संसद में बहस होती है, ठीक है, आपके जो संसद के दोनों सदन हैं, क्लियर। अब आपके लोकसभा, अभी मैंने आपको बोला कि जो मंत्री परिषद होती है उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है आपका प्रधानमंत्री। अभी मैंने आपको बताया कि वो किससे रिपोर्ट लेगा? प्रधानमंत्री। तो ऑब्वियस ही बात है कि राष्ट्रपति जो है, जो विधायिका के जो प्रस्ताव होते हैं या आपके संघ के जो जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनसे अगर कभी भी कोई जानकारी अगर राष्ट्रपति को लेनी होगी तो वो किससे लेगा? वो आपके सेम टू सेम प्रधानमंत्री से ही लेगा। ठीक है। सो आई विल राइट इट एज, राष्ट्रपति जो होगा विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी किससे लेगा? आपके प्रधानमंत्री से लेगा। किससे लेगा? प्रधानमंत्री से मांग सकता है। क्लियर है? तो हमने इसमें आपके आर्टिकल्स कितने, आर्टिकल से डरते हो, अनुच्छेदों से डरते हो, तो अनुच्छेद कितने हैं? 2 ही सिर्फ अनुच्छेद हैं, बाकी तो इसके कार्य थे। तो ये कार्य आपके सेंटेंस और स्टेटमेंट्स के रूप में आएंगे। क्लियर है? स्टेटमेंट्स के रूप में ये आगे बढ़े। चलो, हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग कौन सी शक्तियों को डिस्कस करेंगे? विधायी शक्तियां। ठीक है। विधायी शक्तियां यानी कि और लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स में आपके पास देखो, इसमें तो आपके पास क्या ही आएंगे आपके, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द योर अनुच्छेद। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत कम अनुच्छेद आएंगे, बट इसमें आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि जैसे कि आपका देख लो कि राष्ट्रपति देखो किसी संसद में कोई भी बैठक बुला सकता है, ठीक है, एवं सत्रावसान कर सकता है, ठीक, वो लोकसभा का विघटन भी कर सकता है तथा संसद का संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, अधिवेशन का आह्वान भी कर सकता है। ठीक है। या और इसके अच्छा ये बताओ कि जो ये संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, या जो संसद में जो आपका अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता ऑब्वियस ही बात है लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। क्लियर है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। सो यू हैव टू टेक इट इन पॉइंट दैट कि अगर राष्ट्रपति क्या क्या करेगा विधायी शक्ति में? संसद की बैठक बुला सकता है, बुलाएगा सकता है, ठीक है, और प्लस सत्रावसान करता है, सत्रावसान। क्लियर है? दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि लोकसभा का विघटन करेगा, लोकसभा का विघटन, ठीक है, कर सकता है। साथ ही साथ संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, प्लस संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान
ठीक है। अब मैं इसमें नहीं लिखूंगी कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये मैंने बोल दिया है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब प्रत्येक वर्ष जो संसद का पहला अधिवेशन स्टार्ट, देखो मैंने एक बार आपको बताया भी था कि कितने सारे सेशंस होते हैं ये संसद की बैठकों का। ठीक है। सो आई हैव टॉक्ड ऑल दो, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसमें रिवाइज कर लेंगे। पर अभी ये देखो, जो सबसे पहला जो होता है, प्रथम अधिवेशन जो होता है, या प्रत्येक नए चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति होता है वो संसद को संबोधित करता है, पहला जो भाषण होता है वो हमारे राष्ट्रपति देते हैं। क्लियर है। तो हम कहेंगे प्रत्येक वर्ष जो आपका संसद का प्रथम अधिवेशन होगा, फर्स्ट अधिवेशन होगा, प्लस प्रत्येक जो नए चुनाव के बाद क्या होगा, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेगा, संबोधित कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि संसद में कोई लंबित कोई विधेयक है, ठीक है, कि संसद को संदेश भेजने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, कि मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा लंबा समय प्रोसीजर ले रहा है कोई विधेयक, ठीक है, और तो इसका जो इसके बारे में जो जानकारी है, इसका जो संदेश भेजने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो व्हाट आई विल से दैट कि जो संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति है। संदेश, ठीक है, संदेश भेजने की शक्ति किसके पास होगी, ये इसके पास ही होगी। क्लियर है। ओके। अब 5वें नंबर पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि देखो, राष्ट्रपति जो होगा वो लोकसभा और आपके राज्यसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में संसद के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। ये थोड़ा सा आपको देखना है कि अगर पद की रिक्तता हो जाए, पता आपका वैकेंट रह जाए, तो कौन करेगा, उसके जो अध्यक्ष, जो कि तुम उसी आपके जो सदन है उसमें से अध्यक्ष की जो चुना जाए, ये जो होगा ये भी राष्ट्रपति के ही हाथों में है। क्लियर है। सो आई विल राइट इट एज कि अगर आपके सोचो कि लोकसभा प्लस आपके राज्यसभा, ठीक है, अब इन्हीं दोनों सभाओं के अध्यक्ष हो गए या उपाध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष हो गया या उपाध्यक्ष हो गया, इनके पद की रिक्तता, ठीक है, पद की जो रिक्तता हो जाएगी तो उस वक्त रिक्तता की स्थिति में कौन करेगा, सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है, कौन सौंप सकता है, राष्ट्रपति। क्लियर है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब देखो, जो हमारे संसद के जो होते हैं ना, कुछ विशेष प्रकार के आपके विधेयक होते हैं, ठीक है। अब इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति के पहले से हमें क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि आपको मान लो कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या किसी नए राज्य का गठन करना हो। क्लियर है। तो ऐसे जो विधेयक होते हैं, इन विधेयक को जिसमें अधिनियमित किए जाने से पहले भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े, ठीक है, अधिनियमित करने के लिए जिसमें से भारत की जो संचित निधि है उससे व्ययदान करना पड़े, ऐसे आपके विधेयक हो गए, या आपके कराधान से संबंधित कोई विधेयक हो गए जिनमें राज्यों से हित से जुड़ा हुआ हो, या जिनमें से राज्यों के किसी भी कृषि संबंधित आपके जो आय की परिभाषा में परिवर्तन हो, या कोई भी धन वितरित किया जाता हो, या राज्य विधेयक के व्यापार या वाणिज्य में स्वतंत्रता प्रभावित हो, ऐसे सिचुएशंस में हमारे किससे प्री परमिशन लेनी पड़ती है, आपके राष्ट्रपति से। सो दिस इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन से टाइप्स, क्योंकि ये आ सकता है आपके कि संसद में कुछ विशेष प्रकार
के विधेयकों, ठीक है, को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, ठीक है। अब कौन कौन से विधेयक हैं जिसकी अनुमति आवश्यक होती है वो देखते हैं, चलो। तो उसमें से कौन कौन से विधेयक, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके कौन कौन से विधेयक होंगे, जैसे कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो गया, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो गया, क्लियर है। प्लस आपके जैसे कि मान लो कि एक नए राज्य का गठन के लिए विधेयक, राज्य के गठन के लिए विधेयक, ठीक है। प्लस ऐसा कोई विधेयक जिसमें अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय हो, ऐसा विधेयक, ठीक है, विधेयक जिसके अधिनियमित करने के लिए क्या करना पड़े, भारत की संचित निधि यूज हो, भारत की संचित निधि को व्यय करना पड़े, ठीक है। प्लस अगर मान लो कोई ऐसा परिवर्तन हुआ जिसमें कि आपके कराधान से संबंधित विधेयक हुए या जो हमारे कृषि संबंधी आय से है, जैसे कि मान लो पहला वाला लिखते हैं, ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक, ठीक है। फिर आपके राज्यों से जुड़ा हो, हित से जुड़ा हो आपके, या आप राज्यों की किसी जिनसे कृषि जो है आपकी, कृषि का जो आय की परिभाषा संबंध, कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो, ठीक है। या आपका धन वितरित करना हो, राज्यों के विधेयक में व्यापार वाणिज्य करना हो, धन वितरित करना हो, या फिर आप बोल सकते हो सब प्लस है, ठीक है, ओके। या आप ये कह सकते हो कि जिससे कि आपके राज्यों में ट्रेड या बिजनेस हो, ठीक है, कॉमर्स के लिए व्यापार और वाणिज्य में स्वतंत्रता प्रभावित हो, अफेक्टेड हो, ठीक है। कहीं का आपका कॉमर्स या आपका जो ट्रेडिंग है वो अगर प्रभावित हो तो ऐसे समय में पहले से हमें लेना पड़ता है, ठीक है। अब धन विधेयक आ जाओ। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये थोड़ा सा उसका एक एक्सेप्शन केस बोल सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको नोट के लिए बताया है कि धन विधेयक जो है को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, लौटा सकता है, क्लियर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए, एक क्योंकि राष्ट्रपति के पास सब सोचते हैं ना, राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार करने की शक्ति होती है तो वी कैन डू ऑल दोज थिंग्स, बट धन विधेयक के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो, जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन के लिए भेजा जाता है, ठीक है। अब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति को सुरक्षित भी रख सकता है, या राज्यपाल को निर्देशक दे सकता है कि वापस राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए इसे लौटा सकता है। याद रहे, ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ, ये मैं
के राज्यपाल से संबंधित राष्ट्रपति के रिलेशनशिप के लिए बोल सकती हूँ। मतलब अगर सोचो कि ऐसा बात है कि सोचो कि जब किसी आपका जो राज्य के राज्यपाल, ठीक है, अगर राज्य का राज्यपाल, ठीक है, कोई भी विधेयक, ठीक है, कोई भी विधेयक है, ठीक है, अब ये कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति को दिया है किसके लिए? विचार विमर्श करने के लिए, विचारार्थ दिया है, ठीक है, विचार विमर्श करने के लिए उसने दिया है। तो ऐसे पॉइंट पर राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति कैन डू, क्या कर सकता है? राष्ट्रपति बहुत सारी चीजें कर सकता है। एक चीज में राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति कर सकता है, या तो राष्ट्रपति क्या करेगा? स्वीकृति को सुरक्षित रखेगा, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, ठीक है, या राज्यपाल को निर्देश दे कि वो विधेयक को वापस राज्य की विधायिका में ले जाए और फिर उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये क्या करेगा कि निर्देश देगा, किसको निर्देश देगा? राज्यपाल को निर्देश करेगा, राज्यपाल को, जो आपके गवर्नर है, निर्देश करेगा कि राज्य की विधायिका या राज्य की जो विधायिका है उसके पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि जब राज्यपाल बीच में आ जाते हैं तब क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। देखो कभी कभी हम लोग सुनते कि राष्ट्रपति को दोबारा उसको हाँ करना ही पड़ेगा, ठीक है, एक बार लौटाने के बाद फिर से जब वो घूम फिर के आता तो उसको हाँ करना ही पड़ेगा। पर जब ये राज्य की विधायिका वाला प्रॉब्लम आ जाती है ना, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि समझ लो कि राज्य की विधायिका द्वारा पुनर्विचार किया गया इसके ऊपर और फिर विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाँ में आंसर बिल्कुल भी टिक मत करना। क्लियर? नोट बना के लिख दूं आपको कि अगर मान लो कि राज्य जो है, इसको ना एक नोट बना के लिखना और दिमाग में रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज किया जाता है आपको। विधायिका ठीक है, द्वारा अगर इसमें फाइनली पुनर्विचार किया जाए, पुनर्विचार के पश्चात, पुनर्विचार कर लिया गया, पश्चात भेजे गए आपके विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आपकी क्या है? के लिए बाध्य नहीं है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब मैं एक आपको अनुच्छेद लिखवाऊंगी। वो एक्चुअली अनुच्छेद किसके रिलेटेड है? अनुच्छेद 123। एक्चुअली ये अध्यादेश जारी करते हैं क्या कि आप ये एक्चुअली अनुच्छेद जो 123 है, ये क्या, इसके तहत एक अध्यादेश जारी किया जा सकता है कि आपका जो संसद है कि पुनः बैठक 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। क्लियर है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति के पास, हम जानते हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्लियर? तो ये क्या, कौन सा अध्यादेश होगा कि संसद की पुनः बैठक, ठीक है। ये अध्यादेश किस लिए है? कि संसद की पुनः बैठक के लिए है। तो मैं अगर आपको इसको लिख के दूं तो क्या है कि राष्ट्रपति जो है, अनुच्छेद आपका कौन सा है? 123, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। अब अध्यादेश संसद की पुनः बैठक जो है उसके रिलेटेड है। तो अध्यादेश संसद की पुनः बैठक,
पुनः बैठक के 6 हफ्तों 6 वीक्स के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं, ये भी तुम जान लो। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग कि अध्यादेश जो है आपके संसद की पुनः बैठक, ठीक है, पुनः बैठक के 6 वीक्स के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। मतलब वो तो अध्यादेश जारी कर दिया, लेकिन संसद का काम क्या है? संसद का काम ये है कि वो 6 वीक्स के भीतर उस अध्यादेश पर अपना अनुमोदन दे दे। और ये जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश वापस भी ले सकता है, बट 6 वीक्स जो है उसके भीतर कर देना पड़ेगा। क्लियर है? ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ इसकी कुछ और विधायी शक्तियाँ। जैसे कि आप जानते हो कि राष्ट्रपति के जो नियंत्रक या महा लेखा परीक्षक जो हो गया, या संघ लोक सेवा आयोग हो गए, या वित्त आयोग हो गए, अन्य सभी अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। ठीक है, ओके। तो अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, में सुशासन और विकास के लिए जो विनियम बनाया, कौन करेगा? यही करेंगे। ठीक है, सो व्हाट आई विल राइट की चौथे नंबर पर अगर मैं बोलूँ, नियंत्रक आपके हो गए एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग हो गया। ठीक है, और या अन्य कोई भी रिपोर्ट हो गया, संसद के समक्ष रखता है। रिपोर्ट्स जो होंगे संसद के समक्ष रखते हैं। क्लियर है? 5वें नंबर पर हम ये कहेंगे कि जो जैसे देखो आपके पास, देखो हम लोग जब संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग 8 पढ़ते हैं। अभी रिसेंट में 8 है करेंटली, लेकिन हम लोग जब इसमें सेटल डाउन होने की बात करते हैं तो पुडुचेरी और दिल्ली को सेपरेट रखते हैं। राइट, ये हम लोग ने उसमें भी डिस्कस किया था जब हम लोग इसके निर्वाचन प्रणाली के बारे में डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रपति के। सो राइट नाउ आई विल डिस्कस यू कि अंडमान एंड निकोबार हो गया आइलैंड्स, ठीक है, प्लस आपका लक्षद्वीप हो गया, प्लस आपका दादर एवं नगर हवेली हो गया। ठीक है, या दमन व दीव हो गया, दमन व दीव में आपकी शांति हो गई, या सुशासन चाहिए या उनका विकास चाहिए के लिए विनियम बना सकता है। कौन बना सकता है भाई? बना सकता है। कौन बना सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पुडुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, पर एक कंडीशन पर, एक शर्त पर, कि जब वहाँ की विधानसभा विघटित हो सकती है या निलंबित हो। ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में अपनी विधानसभा होती है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं नोट लिख दूँ, पुडुचेरी के लिए भी बना सकता है, पुडुचेरी के लिए भी बना सकता है, बट वहाँ की विधानसभा
सभा विघटित या निलंबित हो, विघटित या निलंबित हो, निलंबित हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग फाइनेंशियल पावर्स देखेंगे, आप वित्तीय शक्तियाँ देखेंगे राष्ट्रपति की। उसमें बस आपको 2-3 पॉइंट ही याद करने हैं, बिकॉज इसमें अनुच्छेद वाइज कुछ भी नहीं है। अगर आपको रियल में अनुच्छेद वाइज कुछ याद करना है तो वो आपके आपातकालीन वगैरह सेक्शंस में आ जाएंगे, ठीक है। और न्यायिक सेक्शन में भी आपको 1-2 मिलेंगे बस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद है, बहुत कम अनुच्छेद याद करने हैं, बिलीव मी, ठीक है। सो वित्तीय शक्तियाँ में क्या देखेंगे, वित्तीय शक्तियों में एक तो हम देखेंगे कि धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले हमें क्या लेना पड़ता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा 4-5 पॉइंट है, हम देख लेते हैं। क्या, धन विधेयक, धन विधेयक, ठीक है, को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, ठीक है, पेश किया जाता है। क्लियर। दूसरा हम क्या देखेंगे, अगर सोचो कि भारत के राष्ट्रपति जो है, भारत की जो आकस्मिक निधि है यानी कि कंटिजेंसी फंड जो है, ठीक है, का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति में करना चाहता है तो वो बिल्कुल भी कर सकता है, ठीक है। कंटिजेंसी फंड का वो यूज़ कर सकता है अगर उसको सडन ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि यानी कि कौन सा, कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड का प्रयोग किसी अप्रत्याशित, ठीक है, स्थिति के लिए भी कर सकता है, स्थिति के लिए भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर जो भारतीय वित्तीय जो विवरण होता है यानी कि जो हम रिपोर्ट देते हैं, कैसा रिपोर्ट देते हैं कि ईयरली जो फाइनेंस रिपोर्ट देते हैं, किसको देते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रल बजट भी कहते हैं, वो संसद के समक्ष रखना है, ठीक है। ओके, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग सेंट्रल बजट कहते हैं, सेंट्रल या यूनियन बजट बोल दो, ठीक है, को संसद के समक्ष रखना है, के समक्ष रखना है। क्लियर है इतना। अब अनुदान में कोई भी मांग और उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अनुदान का कोई भी मांग है वो हमारे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है। सो राइट द लास्ट पॉइंट एज क्या है कि अनुदान या फंडिंग जिसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी मांग उनकी राष्ट्रपति की सिफारिश ठीक है, रिकमेंडेशन के बिना नहीं की जा सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी फंडिंग की सिफारिश। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, बस इतना ही था हमारा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग न्यायिक शक्तियाँ देखेंगे या जुडिशियल पावर्स देखेंगे, न्यायिक, ठीक है, शक्तियाँ या हम देखो जुडिशियल पावर्स, ठीक है। जुडिशियल पावर्स में क्या क्या है, ये बहुत ही इजी सा है। पहली बात तो देखो हम ये देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो मोस्टली आपका उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है एवं जो न्यायाधीश और भी अदर जो जितने जजेस हैं उनकी नियुक्ति करता है। साथ ही राज्य के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स
इनके जो आपके जजेस होंगे उनकी क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, नियुक्ति करेंगे। ठीक है, सो आई विल राइट किसकी किसकी नियुक्ति करेगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जज। ठीक है, और साथ में अन्य न्यायाधीश, दूसरे जितने भी जज हैं, न्यायाधीश हैं। ठीक है, दूसरा आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये उच्च न्यायालय कहाँ पर होंगे, आपके राज्यों में होंगे, राज्यों के। इनके जज को भी, आपके न्यायाधीशों को भी यही करेंगे। ठीक है, कि नियुक्ति कि क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। इतना क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो उच्चतम न्यायालय के जो विधिक सलाह भी होती है, ठीक है, ये भी हम राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, साथ ही साथ किंतु ये जो सलाह है राष्ट्रपति लेने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। वो ले सकता है बट वो इसका करने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो आपके कानूनी सलाह होती है, ठीक है, जो विधिक सलाह होती है, वो राष्ट्रपति ले सकता है। किससे ले सकता है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, पर इसके लिए वो बिल्कुल भी बाधित नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, मैं SC लिख रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट से विधिक सलाह भी ले सकता है, ले सकता है। ठीक है, बट इसके लिए वो बाधित नहीं है, बट इसके लिए वो बाधित नहीं है, वो बाधित नहीं है, वे बाधित नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्लियर है। तीसरे नंबर पे हम ये कहेंगे, जो अब देखो एक आर्टिकल आएगा 72। ठीक है, अब इसमें कौन सी बात आती है, इसमें बात आती है कि राष्ट्रपति, ये जो समाधान शक्ति के बारे में इसमें बात किया गया है कि राष्ट्रपति जो माफ़ी किसे दे सकते हैं और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 72, जिसमें क्या कहता है, जो अपराध है या जो दोष जिसका सिद्ध हो चुका है, वो राष्ट्रपति को अपनी क्षमा या उनको जो सज़ा दी गई है उसका निलंबन या प्राण दंड को स्थगन कर दे, रह दे, या राहत दे या माफ़ी दे, कुछ भी दे। ठीक है, ये सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के पास होती है। वो विचार विमर्श करते हैं, बट ये सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के पास ही होती है। सो आई विल राइट दैट एज आर्टिकल 72। इसमें ये आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा, आर्टिकल 72। ठीक है, ये क्या कहता है कि किसी अपराध के लिए जिसका दोष सिद्ध हो चुका है व्यक्ति, दोष सिद्ध व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमा। ठीक है, अर्थात क्षमा यानी कि क्या कर सकता है, अर्थात जो उसका दंड है, दंडादेश का डिले कर सकता है, निलंबन कर दे, या प्राण दंड जो है उसको, ठीक है, प्राण दंड का स्थगन कर दे। ठीक, या राहत दे या उसे माफ़ी प्रदान कर सकता है, माफ़ी प्रदान कर सकता है। क्लियर है। अच्छा, लेकिन ऐसे मामले जिसमें राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ होती हैं, वो कौन कौन से मामले, इन शक्तियों को करने के लिए मामले को ही निम्नलिखित हैं। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनके लिए राष्ट्रपति ये कर सकता है, वो कौन कौन सा होगा। देखो हम लोग क्लास में पता था, जैसे कि सैन्य न्यायालय से दंडित है, या आपका वे सारे दंड जिसमें मृत्युदंड लास्ट में दिया गया हो, ठीक है,
जैसे मैं फांसी की सज़ा सुनाई गई हूँ, ठीक है, या ऐसा कोई दंड का आदेश जिसमें कि कानून का उल्लंघन के लिए दिया गया हो, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। ये सारे मामले जो हैं, ये राष्ट्रपति इन पर ही अपना ये जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो वो मामले कौन कौन से हैं, एक पॉइंट पे कैसे, सैन्य न्यायालय से दंडित हो, आर्मी कोर्ट से। दूसरा, वे सारे दंड जिसका जो स्वरूप है वो क्या है, मृत्युदंड, मृत्युदंड। क्लियर है। और सी वाला पॉइंट है, मान लो कि जिसमें कि कानून का उल्लंघन हो, ठीक है, किसका उल्लंघन हो, कानून का, तो हम ये कहेंगे कि यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून का उल्लंघन है उल्लंघन के लिए है, उल्लंघन, ठीक है, सॉरी, उल्लंघन के लिए मतलब ऐसे कानून को वो मान नहीं रहा है, उल्लंघित कर रहा है, के लिए दिया गया है, जो संघ की कार्यपालिका, जो उसकी जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, पावर के अंदर है, जो कि संघ की कार्यपालिका, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। क्लियर है इतना, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा न्यायिक था। न्यायिक के बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास सैन्य या मिलिट्री पावर्स क्या होती है। तो देखो सबसे जो प्रमुख होता है, तीनों का सर्वोच्च जो होता है वो कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति ही होता है, राष्ट्रपति ही होता है। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट है। साथ में जो संसद की जो अनुमति से वो युद्ध की घोषणा या युद्ध की समाप्ति करता है। कौन करता है युद्ध की समाप्ति, राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद से वो लेना पड़ता है, उसे अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है। और संसद से अनुमति मतलब उसका जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स है उससे करना पड़ेगा उसे, ठीक है। आगे लिखते हैं इसे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सैन्य शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ या मिलिट्री पावर्स। क्लियर है। तो मिलिट्री पावर में बस दो ही है कि पहला तो आपका ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है, चाहे वो जल, थल या वायु सेना हो। और आप सर्वोच्च सेनापति होता है, प्लस इसमें जो जल हुआ, थल हुआ या वायु हुआ, ठीक है, इसके जो सेना प्रमुख होते हैं, सेना प्रमुख होते हैं, उनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, जो संसद की अनुमति, ठीक है। अनुमति से क्या आता है कि युद्ध का आरंभ और विराम राष्ट्रपति ही देता है। क्लियर। तो ये हो गया। अब आपातकालीन शक्तियाँ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ यानी कि इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर्स में क्या हो जाएगा बताओ। इमरजेंसी का तो आपके पास बहुत सारे, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, एक होती है आपकी जिसमें जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहेंगे, फिर आपकी आ जाएगी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, ठीक है।
और फिर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो तीनों के अनुच्छेद भी होंगे, ये भी सबको पता है। फिर मैंने क्लास जब लिया था तो मैंने आपको बताया भी था कि इस इमरजेंसी के टाइम पर जो मूल अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस वक्त क्या और क्या-क्या नियम होते हैं, क्या-क्या प्रावधान होते हैं। इवन आई थिंक इसका एक शॉर्ट भी बना के रखा है मैंने अपने चैनल पर, सो यू मे गो ओवर देयर। तो इसको यहाँ पे डिस्कस करना कोई बड़ी बात, मतलब आई डोंट थिंक तो कि यहाँ पर करना चाहिए, टाइम ऑफ वेस्ट है। ठीक है, तो आपातकालीन शक्तियाँ में पहले हम देखेंगे कि क्या है। पहला आपका संविधान द्वारा अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है। क्योंकि देखो एक बार कुछ ऐसे जब मैं हम आपको स्टेट और यूनियन का रिलेशनशिप बता रही थी, तो मैंने कुछ आयोग बताए थे जो राष्ट्रपति की इस आपातकालीन शक्ति को ख़त्म करना चाह रहे थे। ठीक है, सो एक बार उसको ज़रूर से रिवाइज़ कर लेना, ये शायद पूछ ले कभी, तो आप देख सकते हो। 3 तरह की आपातकालीन होती हैं हमारे साथ में। ठीक है, तो पहले तो मैं एक पॉइंट लिखूँगी, आपातकालीन स्थिति, यानी कि इमरजेंसी जब सिचुएशंस रहेंगी, स्थिति, ठीक है, से निपटने के लिए आपके जो भारत के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको बहुत ही स्पेशल पावर्स दिए हैं इमरजेंसी टाइम में। ठीक है, वो 3 तरह की इमरजेंसी का टाइम है। ठीक है, जो पहला क्या होगा आपका नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद है, यहाँ पर अनुच्छेद आपको कौन सा देखना पड़ेगा, 352 देखना पड़ेगा। फिर बी पॉइंट पर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन यानी कि स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी में कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 356 एंड 365। क्लियर है। और सी नंबर पे हम क्या देखेंगे, वित्तीय आपात, यानी कि आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 360। क्लियर है, ये तीनों जो आपातकालीन द्वारा हमारे अनुच्छेद है। अब हम जानते हैं कि जो आपका आर्टिकल आपका 352 है, ये 352 क्या कहेगा, राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करेगा। और आर्टिकल 356 और 360 स्टेट इमरजेंसी की बात करूँ मैं, यानी राष्ट्रपति शासन, यानी किसी राज्य में अगर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है या संवैधानिक तंत्र है उसका जो विफलतापूर्वक देखा जाए, तो राष्ट्रपति इसकी भी घोषणा करते हैं कि राष्ट्रपति शासन चलाया जाएगा वहाँ पर। और एक बार आपका वित्तीय आपात जो कि आपका 360 है। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 की, तो ये क्या कहेगा भाई, ये कहेगा कि अगर सोचो कि कोई युद्ध की स्थिति हो जाए या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या कोई आप ये कह दो कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसे इन सभी चीज़ों में राष्ट्रपति क्या करेगा, आपके संपूर्ण भारत या किसी एक उस हिस्से में अगर ऐसे खतरे उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देगा। इसका एक प्रोसीजर होता है, कब ये कितनी अवधि होती है, कैसा घोषणा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में क्या बात कर रहा है। तो इतना क्लियर हो गया, ये सारी आपके क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो जब ये सारी शक्तियाँ हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, तो आपको मैंने एक ऑलरेडी शॉर्ट भी मौजूद है और एक और चीज़ बता दे रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। क्लियर है, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट।
यानी कि हर एक देश में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये हम लोग कार्यपालिका जब स्टार्ट करते हैं तो मैंने ये कहा है कि जो कार्यपालिका जो प्रमुख है या जिसके नाम पे सारे कार्य किए जाते हैं, वो क्या होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो अब जब ये प्रमुख हैं तो प्रमुख को ये शक्ति दी जाती है कि वो विधायिका द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके। क्लियर है? ठीक है। अधिनियम बनने से, विधेयक और अधिनियम बनने से रोक, दोनों में फ़र्क होता है, तो वो रोक सकता है इसे। क्लियर है? अब यह शक्ति को दो कारणों से दी जाती है। पहली कौन सी, कि अगर मान लो कि विधायिका ऐसी कोई कानून बनाने जा रहा है जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है, तो वो उसे रोक सकता है। या ये भी हो सकता है कि विधायिका ने जो कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श अगर नहीं किया गया हो या जल्दबाजी से उसे पारित कर दिया गया है, तो भी वो इसे रोक सकता है। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वीटो पावर, किसका वीटो पावर? राष्ट्रपति का वीटो पावर। राष्ट्रपति का वीटो पावर, वीटो शक्ति। ठीक है, वीटो पावर। वीटो पावर का आप क्या देखोगे कि एक्चुअली जो राष्ट्रपति है उसको ये क्या होता है, प्रमुख होता है देश की एग्जीक्यूटिव का या कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। प्रमुख होता है तो प्रमुख का ये कार्य है कि वो विधायक को किसी भी विधायक को किसमें, अधिनियम में चेंज होना है, अधिनियम में क्या होना है, चेंज होना है। तो चेंज होने से पहले वो रोक सकता है। ठीक है। कब कब रोक सकता है? दो कंडीशंस पे रोक सकता है। कौन से दो कंडीशंस पे रोक सकता है? या तो संविधान को फॉलो ना करे, संवैधानिक फॉलो ना करे, या प्रॉपर विचार विमर्श ना हो, ना हुआ हो, जल्दबाजी में हुआ हो, जल्दबाजी में उसको पारित कर दिया, तो इन दोनों कंडीशंस पर वो क्या कर सकता है, विधायक को रोक सकता है। ठीक है। अब देखो, संविधान का एक अनुच्छेद है 111, यानी कि 111, 101। उसमें क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से विधेयक हैं जिनके संदर्भ में राष्ट्रपति जो विधेयक है जिन विधेयकों को वो रोकना चाहता है। ठीक है। तो इसके संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि वो इन विधेयकों के साथ क्या कर सकता है, कैसे क्या बिहेवियर, क्या प्रभाव इन पर दे सकता है। ठीक है। पहली बात तो वो अपनी सहमति दे, कोई भी आता है तो वो अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि धन विधेयक के साथ ऐसा नहीं है। धन विधेयक को अगर हम छोड़ दें तो पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। ठीक है, संसद के पास। क्लियर है? और मान लो कि संसद ने बिना संशोधन के वापस राष्ट्रपति को इसको भेज दिया, तो राष्ट्रपति उस पर फिर अपनी सहमति देनी पड़ती है उसे। क्लियर है? ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट दिस इज़ ट्रू। ओके। सो व्हाट आई विल से कि ये जो आपका वीटो शक्ति है या जो विधेयक है, जिन पर वो विचार विमर्श कर रहा है, कोई भी अंतर्गत कोई भी विधेयक आ जाए, ठीक है, तो आई विल राइट कि एक तो अनुच्छेद आपका 111 है। ठीक। अब क्या है कि राष्ट्रपति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आते हैं संसद से पारित होने के बाद, ठीक है, विधेयक आते हैं, राष्ट्रपति उनके साथ क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उनके साथ क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपनी सहमति दे दें, सहमति दे दें। ठीक है, क्लियर है? दूसरा मैं ये कहूँगी कि अपनी सहमति को सुरक्षित रखें। क्लियर है? सी नंबर पे मैं ये कहूँगी कि विधेयक, ठीक है, विधेयक को एक्सेप्ट योर धन विधेयक,
धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट धन विधेयक को छोड़कर जो विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए वापस संसद को भेजे, को पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजे, वापस भेजें, ठीक है। अब मानो कि संसद ने इसको बिना विचार किए, बिना विचार या संशोधन किए वापस क्या किया, राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति को भेज दिया। तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, एज ए रिजल्ट राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ेगी, राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ेगी। क्लियर है, ये थोड़ा सा वियर लगता है, क्लियर। अब देखो ये जो मान लो कोई ऐसा विधेयक है, ठीक है, अपने पास उसने उसको सुरक्षित रख लिया, ठीक है, ये तो शक्ति उसके पास है। तो ये शक्ति जो है असंवैधानिक विधान को रोकने या संसद में जल्दबाजी से बिना विचार किए गए को रोकने के लिए ही उसे दिया जाता है, ठीक है। तो पूरे देश में हमने वीटो के ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो हम जानते हैं कि पूरे जो आपका वर्ल्ड है उसमें 4 तरह के ही वीटो होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतिक वीटो, क्वालिफाइड वीटो या विशेषित वीटो, सस्पेंसिव वीटो या आपका निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो, ठीक है, क्लियर है ना। सो ये पॉकेट वीटो वाला कौन सा है, आपका अमेरिका और भारत में ये पॉकेट वीटो पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार आप ज़रूर से इस वीटो वाला वीडियो जो है वो देख लेना, या मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपका वीटो वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, तो इस वजह से हम वीटो वाला आपको अलग से ही दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो राज्य के विधायिका के संदर्भ में भी राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, डोंट बी फॉरगेट इन दैट, ठीक है। हम इसमें पॉइंट लिख दे रहे हैं, हम वीटो का सेक्शन जब देखेंगे ना तो आपको एक अलग से ही पूरा का पूरा वीटो का पार्ट बता देंगे। एक सिर्फ इतना जान लो कि राज्य, ये पूछ ले अगर प्री में कि विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस क्षेत्र में भी राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। अब एक पॉइंट है आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है। क्या है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। ये कौन से वाले आर्टिकल में है, तो ये अनुच्छेद आपका 123 है, अनुच्छेद 123, यानी कि ऑर्डिनेंस पावर किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये जो है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप देखोगे जब तो आपको पता चलेगा। और हम लोगों ने समाधान करने की शक्ति वाला भी आप लोग का देख चुका है कि अभी आर्टिकल जो बढ़ा था उसमें भी। तो देखो अगर हम एक नॉर्मली अगर बात करें कि ये जो आपका अध्यादेश वाला पार्ट है, इसमें क्या है कि अनुच्छेद जो 123 है ये कहता है कि अध्यादेश को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति जारी करता है, क्लियर। यदि राष्ट्रपति को ऐसे प्रेरित हो कि मतलब राष्ट्रपति ऐसा फील करे कि विधि के निर्माण की तत्कालीन एक आवश्यकता, सडन आपको ज़रूरत पड़ गया कि एक कानून बनाना ही है, ठीक है। फिर सरकार के समक्ष अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो उसमें भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। या हम एक काम और कर सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन में सत्र ना हो, ठीक है, तब भी राष्ट्रपति ये कर सकता है, क्लियर है ना।
तो अध्यादेश राष्ट्रपति कब कब जारी कर सकता है, इसके लिए जो आर्टिकल 123 है वो क्या बताता है। तो इसके अनुसार क्या क्या होगा, पहला ए पार्ट होगा कि अगर प्रेसिडेंट फील करे, मतलब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि की आवश्यकता है, राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि की अत्यंत आवश्यकता है, विधि की अत्यंत आवश्यकता है। क्लियर है। बी पार्ट पे मैं क्या बोलूँगी, यानी कि अगर सरकार के समक्ष आकस्मिक कोई परिस्थिति विद्यमान होगी तो विद्यमान है, ठीक है। और सी पॉइंट पर हम देखेंगे कि दोनों में से कोई एक सदन ना हो, दोनों सदनों में से एक सदन का सत्र ना हो, सत्र में ना हो। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। बट रिमेंबर, ये जो ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति होती है प्रेसिडेंट के पास या राष्ट्रपति के पास, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को ही दी गई है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि मान लो कि राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची में संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये तो हमने पढ़ा था जब हम लोग स्टेट और यूनियन का रिलेशनशिप देख रहे थे। पर यदि मान लो कि किसी ऐसा राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रपति आपातकाल लगा हो, तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसको एक पॉइंट में नोट बना के लिख दूँ। वो वाला तो जानते हो कि सिर्फ राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची और जो समवर्ती सूची है, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन अगर कहीं आपातकाल वो उसने घोषणा कर दी है, परंतु यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, लगा हो, तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो ये टोटल जो वीटो पावर है राष्ट्रपति का, वो कहाँ कहाँ लग सकता है, क्या क्या नहीं लग सकता है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने सारे हुए बताओ, कितने सारे आर्टिकल्स हुए। एक आर्टिकल शायद मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय से 143 वाला, राइट। सो देखो कुल मिला के आपको इसमें मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ। एक तो आपका आर्टिकल 53 हो जाएगा, जो ये कहेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। कितने कम आर्टिकल्स हैं, आपको जो डर लगता है, आप देखो 55 क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया। क्लियर है। फिर आपका आ जाओ आर्टिकल 60 पर। आर्टिकल 60 क्या कहता है, शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, ठीक है। फिर आर्टिकल 61 पर आ जा, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर
महाभियोग चलाना की प्रक्रिया। ठीक है, फिर आपका आर्टिकल 72 आ जाएगा। आर्टिकल 72 क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति, क्षमादान शक्ति। क्लियर है। फिर है 74 में क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग प्रदान करना। ठीक है, मंत्रिपरिषद वही सलाह वाला, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह प्लस सहयोग देना। क्लियर है। फिर आर्टिकल 111 अभी देखा, विधेयक पारित करने वाला, संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। क्लियर है। फिर 112 वार्षिक वित्तीय वाला, संघीय बजट वाला। फिर 123 आर्टिकल अध्यादेश जारी करना वाला, अध्यादेश जारी शक्ति। ठीक है। फिर कौन सा आर्टिकल है लास्ट? 143 वाला, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। क्लियर है। तो ये टोटल हमारा राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी बातें थी जो हमारे प्री में जल्दी से रिवाइज में जी में आ सकती हैं, हमने सारा लिखा। इसी का डिटेल हम लोग मेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, या जब सब्जेक्टिव पेपर, बट किसी भी एग्जाम से प्री और मेंस का ही नहीं है, कोई भी एसएससी हो गया, कोई भी आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड वगैरह एग्जाम हो गया, ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, पॉलिटी आती है, वो पूरा का पूरा दिया है। बस इतना ही याद करना होता है। राष्ट्रपति में 2 क्लासेस हैं। सी हाउ फास्ट है। अगर आप इतना फास्ट कर सकते हो दैट मीन्स कि ये आपको लर्न है, इसको आपको और ज़रूरत नहीं है। क्लियर? थैंक यू। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।